तो देखिए आज के लेक्चर के अंदर अपन बायो सावर्त नियम जो है, पिछले लेक्चर में हमने बायो सावर्त नियम पढ़ा था, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पर उससे पहले अपन बायो सावर्त के नियम के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आए कि वो बायो सावर्त का नियम है क्या है और उसके फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो एक बार मैं सूत्र, चलो एक सवाल लिख लेते हैं अपन। चित्र अनुसार एक धारा उपांश इसकी लंबाई डेल्टा एक्स बराबर 0.5 सेंटीमीटर आई कैप में से 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर y अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, आपको चित्र भी दिया हुआ, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक्स अक्ष है, इसके ऊपर एक अल्पांश पड़ा हुआ है और ये वाई अक्ष है। अल्पांश की लंबाई है डेल्टा एक्स और बिंदु पी यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चित्र बना दो और इसमें से धारा जा रही है, आई धारा, आई बराबर है 10 एम्पीयर। अल्पांश की धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो आप, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई जो है एक्स अक्ष के अनुदिश से एक्स अक्ष के अनुदिश पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl, लंबाई को अपन dl कहते हैं। इसने यहाँ डेल्टा एक्स कहा है और अपन लंबाई को dl कहेंगे। इसने डेल्टा एक्स कहा है, हम dl कहते हैं ना। कितनी दी हुई अल्पांश की लंबाई, डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 से गुणा कर दो। ठीक है, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उसमें से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश की लंबाई इधर है तो धारा भी इधर ही जाएगी। अब आपको ये केंद्र है, O है, मूल बिंदु है। आपको O से बिंदु P पर जो है जिसकी दूरी r दी हुई है, O से P की दूरी को अपन r कहते हैं और r दूरी आपको दी हुई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इस दूरी पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दो। ठीक है, सब मान रख लेंगे अपन। ये 10 की घात 1 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, 10 की घात -1 होगी ना। -1 को आप 0.1 भी लिख सकते हो, 0.1 मीटर। अच्छा, ये r तो इधर है और dl लंबाई इधर है, तो r और dl के बीच के कोण को आप क्या कहते हो, थीटा कहते हो ना। तो ये थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बायो सावर्त के नियम का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का, dP बराबर μ0/4π। ठीक है, अब बस सारे मान रखना है आपको, मान याद होने चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला प्रैक्टिस है। देखो आप μ0/4π पूरे का मान लिख सकते हो 10 की घात -7, लेकिन μ0 का मान रखने की आदत डालो। 4π × 10⁻⁷ आई का मान, धारा का मान है 10 एम्पीयर। dl लंबाई जो है हमारे पास है 0.5 × 10 की घात -2। ठीक है, और साइन 90 है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ये 4π पड़ा है और r का स्क्वायर। भाई r का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, 0.1 का स्क्वायर करोगे यानी इसको 2 बार लिखना है 0.1 को। ठीक है ना, 4π से 4π कट गया, ये एक पॉइंट हटाओगे और ये एक पॉइंट हटाओगे, 2 पॉइंट हटाए तो 10 की घात 2 ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, 10 की घात 2 प्लस की 2 आ जाएगी, प्लस की 2 घात और ये माइनस की 2 घात कट गई। साइन 90 का मान 1 हो गया, कुल मिलाकर के 0.5 और ये 10 है ना, और एक पॉइंट हटा दो। चलो एक पॉइंट हटाया तो ये 10 से 1 10 और कट गया। ठीक है, तो ये 5 × 10 की घात -7 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। इसको नोट कर लिया। देखिए अब हम बायो सावर्त का नियम सूत्र समझ में आ गया, dB = μ0/4π I dl sin θ/r²। ले देकर के खाली थीटा को समझना है, थीटा कोण जिनके बीच में होता है।
अब अपन बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखो BSL के अनुप्रयोग। सबसे पहला फर्स्ट अनुप्रयोग, किसी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ वही अपने आप में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा एग्जाम में। तो जो ये हेडिंग होती है वही अपने आप में पूरा प्रश्न होता है कि किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, या फिर ऐसे लिखा होगा किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर बायो सावर्त के नियम का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बायो सावर्त का नियम जरूर लिखा हुआ आएगा, ये जरूर बताया जाएगा किसका उपयोग करके आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखें, ये पहले चित्र बना देता हूं मैं। ये कुंडली है, वर्ताकार कुंडली है। ये कुंडली कैसे पड़ी है, ये ऐसे पड़ी है ना, ये समझा गया आप लोगों को। ये इसका केंद्र है और इस कुंडली की त्रिज्या जो है R है, ठीक है। और इस कुंडली के अंदर से ये वामावर्त दिशा में जो है धारा प्रवाहित हो रही है और धारा का मान है I। बायो सावर्त के नियम का उपयोग करना है तो सबसे पहले आपको छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा। अल्पांश हमेशा कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। धारा या तो किसी तार में प्रवाहित होगी या किसी वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित होगी। तो धारा इस हिस्से के अंदर से प्रवाहित हो रही है, तो इस हिस्से के किसी भी भाग के ऊपर आप छोटा सा अल्पांश ले लो, dl। अल्पांश की दिशा किधर होगी, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, समझ रहे हो। ये dl है अल्पांश, तो dl की दिशा किधर है, इधर है ना। और हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, कौन से बिंदु पे निकालना है, O पे। हालांकि अपन O तो इसको कहते थे, इसके केंद्र को, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता था उसको P कहते हैं। आप भले ऐसे कर सकते हो, केंद्र को चाहो तो भले P नाम दे दो, लेकिन फिर भी केंद्र को मैंने O नाम दे दिया है। लेकिन ये हमारा वो बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो P से ही अल्पांश की दूरी होती है, इसको R कहते हैं ना। तो ये R इधर है और dl इधर है, तो R और dl में कितना कोण है, 90 डिग्री कोण है। तो dl थीटा का मान तो हमें पता चल गया 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना किसी R त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली में वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस हेतु हम एक अल्पांश, लंबाई अल्पांश लिख लो, धारा अल्पांश लिख लो, dl की कल्पना करते हैं। बस थोड़ा सा जो ये मैंने बताया है वही लिखा है, ठीक है। धारा अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। अब ये लैंग्वेज लिखने के बाद हम बायो सावर्त के नियम का उपयोग करेंगे। बायो सावर्त के नियम से सूत्र ये होता है बायो सावर्त का, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। थीटा का मान मैंने 90 रख दिया है, r स्क्वायर। अभी मैं इस छोटे से अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहा हूं। देखिए यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री है। ये थीटा क्यों 90 डिग्री, क्योंकि r और dl एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। r और dl एक दूसरे के लंबवत है, दिख रहे हैं चित्र के अंदर। r तो जा रहा है, dl तो ऐसे है ना, r इधर की तरफ है, ठीक है। ये एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए बस। और इसलिए आपके थीटा जो है 90 हुआ, साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 0 नहीं होता है, ठीक है। तो देखते आगे, dB बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl और r स्क्वायर आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो ये तो इस छोटे से हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, ये छोटे से हिस्से के कारण। मुझे तो पूरी कुंडली के कारण निकालना। पूरी कुंडली को क्या हम ऐसे बहुत सारे अल्पांशों में विभाजित नहीं कर सकते क्या, छोटे छोटे अल्पांशों में। और सभी अल्पांशों के चुंबकीय क्षेत्र को जब जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पर बिंदु O पे
कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो सभी को अपन जोड़े, इससे अच्छा है इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करेंगे, ये तो अभी जो चुंबकीय क्षेत्र आया dB, ये खाली इस अल्पांश के कारण, इस छोटे से हिस्से के कारण है। आपको पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालना, पूरी कुंडली के कारण ज्ञात करना है, तो आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। बायो-सावर्त के नियम में यही करते हैं हम हमेशा बायो-सावर्त का नियम छोटे से अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र देता है, हम उसका समाकलन करके फिर पूरा निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो, या कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो dB के ऊपर, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, और देखो ये पूरा बंद है, पूरी कुंडली बंद है। बंद पद का जब समाकलन करते हो, यहाँ समाकलन के ऊपर ये ऐसे बंद का चिन्ह लगा दो ये। ठीक है, उधर भी लगा सकते हो, पर मैंने एक तरफ लगा दिया है। ठीक है ना, ये पूरा बंद पद होता है, तो सीधा तार होगा तब ये नहीं लगाएंगे ये चिन्ह। ये चिन्ह बता रहा है आप बंद पद का समाकलन कर रहे हो, ये जिसका भी समाकलन कर रहे हो वो पूरा बंद है। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं, चित्र नहीं हटाऊंगा मैं। तो देखिए फिर dB का समाकलन होता है b, होता है ना, dB का b, dx का x, और जो नियत चीजें हैं वो बाहर आ जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 बाहर आ गया भाई समाकलन से, i भी बाहर आ गया, ये i जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने अल्पांश कहीं पर भी लो धारा तो हमेशा i एक जैसी रहेगी। आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप अल्पांश यहाँ नहीं लेके यहाँ ले लेते तो भी केंद्र से दूरी तो आर ही रहती, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। खाली अंदर कौन रह जाएगा समाकलन के अंदर, तो सब बाहर चले गए, खाली dl रह गया अंदर, dl। अब देखो dl है छोटी सी लंबाई, समाकलन करने का मतलब पूरी लंबाई को जोड़ रहे हैं हम, तो सारी लंबाई को जोड़ोगे तो वर्त की लंबाई जो है पूरी जब जोड़ते हैं तो होता है 2πr। क्या होती है? 2πr। याद रख लेना, dl का समाकलन हमेशा होगा 2πr। अगर वर्त है और dl का समाकलन कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 2πr। अब एक r से एक r कट गया, पाई से एक पाई कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो b आ गया चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया है, सूत्र हमें याद होना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है, इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? केंद्र पे, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो धारा प्रवाहित हो रही है, जहाँ धारा होती है वहां कभी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र इस स्थान पर है, बिंदु O पर, तो ये आप नोट कर ले। अब देखो, अगर मान लो ये तो एक फेरा है, अगर ऐसे बहुत सारे फेरे लपेटे हुए हो तो फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? देखिए ध्यान दे इधर, ये जैसे ये एक तार की कुंडली बनी हुई पूरी, ठीक है, तार है ना, ये वर्ताकार तार वर्ताकार लपेटे। देखो खाली एक तार का अगर एक फेरा लपेटा हुआ होता, ये एक तार होता, ये एक तार, खाली एक तार होता, एक कुंडली होती, तो उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट I टू r। एक की जगह अगर ये एक तार फिर एक और तार, ये दो तार दिख रहे हैं, दो तार का, अगर दो तार की कुंडली होती, दो तार लपेटे हुए होते, एक और फिर एक और तार, तो दो कुंडलियां हो गई। तो दो कुंडलियों के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? एक के कारण होता है इतना, तो दो के कारण आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 से गुणा करोगे। अगर 3 फेरे होंगे, ये 3 तार है, मान लो 3 तार, 1 2 और 3 तार है, तो 3 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे ये मेरे सामने जो तार है, इसमें बहुत सारी फेरे लपेटे हुए, नहीं लपेटे हुए क्या? ये फेरे ऐसे जितने बार चक्कर घुमाओगे, गोल गोल चक्कर घुमाओगे, वो उतने फेरे होंगे। तो यहाँ पर n चक्कर होंगे, अगर n फेरे होंगे तो कहने का मतलब n कुंडलियां हैं। एक कुंडली में वर्ताकार धारा प्रवाहित होती है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। n कुंडलियां अगर हो जाएगी ऐसी कैसी, ये n वर्त है, दिख रहा है ना इसमें, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ये समझ में आ गया ना, ये एक कुंडली फिर एक और कुंडली, ये n फेरे, इनको फेरे कहते हैं। एक मान लो एक आपने पाइप ले लिया, इस पाइप के ऊपर है ना तार लपेटा, ये एक बार तार लपेटा, ये एक बार तार, फिर ये तार पीछे से जाकर के फिर और लपेटा, फिर और लपेटा पीछे से, देख रहे हो आप इसके ऊपर तार लपेटते जाते हो, जितना लपेटोगे वो होंगे फेरे। तो अगर फेरों की, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कितनी हो? n हो, तो हम क्या कर देंगे, n से क्या कर देंगे भाई, इसको गुणा कर देंगे, म्यू नॉट n I बटा 2r। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के केंद्र पर। दोनों सूत्र याद रखने हैं आपको, तो एक फेरा होता है ऊपर वाला और n फेरे होता है ये नीचे वाला। अब ले दे करके हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी भाई? इसके आगे नीचे अपन को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखनी है। देखिए इधर धारा कैसे घूम रही है, वर्ताकार घूम रही है ना,
तो आपको दक्षिण हस्त का नियम लेना है काम में, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। धारा ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, आप भी अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाओ। लेकिन पहले पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, किस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, हमें निकालना है O पर। अरे जब आप फिजिक्स को ढंग से नहीं पढ़ोगे हम कर क्या रहे हैं, तो फिर आपको थ्योरी लगेगी, हम डेरिवेशन कर रहे हैं बस, क्या निकालना है, क्यों उपयोग में ले रहे हैं, कुछ भी जब चीजों का आइडिया नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको इसका जो टारगेट हम कर क्या रहे हैं वो हेडिंग लिखी थी मैंने, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल। चुंबकीय क्षेत्र किसी न किसी तो बिंदु पे निकालेंगे, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, O पे। तो हमारा हाथ होना चाहिए पहले तो O पे। धारा वर्ताकार घूम रही है, ऐसे घूम रही है, धारा वर्ताकार घूमेगी तो उंगलियां जो है वो धारा की दिशा को बताएगी। तो धारा ऐसे घूम रही है तो आप O पे हाथ रख के उंगलियों को भी ऐसे घुमा दो, समझ रहे हो, मेरी उंगलियां देखो ऐसे मुड़ी हुई ना, तो अंगूठा मेरा कहाँ आ रहा है, सामने, बाहर आ रहा है, बाहर। तो बाहर आ रहा है तो समझ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर निकलता होगा। ये धारा से दक्षिण ओर ऐसे प्रवाहित होती है, तो फिर मेरे को उंगलियां ऐसे घुमानी पड़ती है, और O पे है ना, तो O पे मेरा अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। कुल मिला के अभी धारा वामाव्रत है, तो O पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत, जो कुंडली है ना उसके तल के क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। आधा नंबर तो दिशा का होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखे, फिर एक दो पंक्तियां देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, इस सूत्र पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एक सवाल लिखे, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे। 100 फेरों वाली धारा, 100 फेरों वाली कुंडली में, 100 फेरों वाली 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली में 20 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ताकार कुंडली है, त्रिज्या पता होनी चाहिए, फेरों की संख्या, धारा, ये सब पता होनी चाहिए हमें। तो यहाँ क्या दिया गया है, जो दी गई चीजें लिख लो बस, अपने आप ये फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लेना है, साफ कह रहा है कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो पता चल गया फॉर्मूला केंद्र वाला काम में आएगा। तो इसके लिए जो आवश्यक, जो डाटा की जरूरत है, जो आंकड़ों की जरूरत है, वो पता होनी चाहिए। यहाँ फेरों की संख्या दिया है, फेरों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। हर सूत्र के अंदर पता होना चाहिए कौन सा संकेत, कौन सी चीज का क्या संकेत है। तो फेरों के लिए संकेत है N, और N का मान दिया 100, त्रिज्या दी है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की आदत डाल दो भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की आदत डाल दे आप। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 से गुणा करना है। फिर आपको धारा का मान दिया हुआ 20 एम्पीयर। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो होता है μ0/4 पाई I dl, सॉरी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 n I, लिखा था ना अभी, अपॉन 2r। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आपको μ0 का मान याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर μ0 ही आएगा। 4 पाई × 10 की घात -7, n का मान है 100, धारा है 20, 2 और r का मान है भाई 10 की घात 2 × 10 की घात। ये देखो, ये तो 2 ऐसे ही पड़ा है, r का मान अब और रख रहे हैं 2 × 10 की घात -2। तो ये 2 से ये कट गया भाई 10, और ये 2 से काट दो, ये 2 हो गया। ठीक है, इधर देखिए आप, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10 के ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो तो है ही है, 10 की घात 3 है ही है, ये -2 और ऊपर जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। तो देखो ये 2 पड़ा है, पाई, चलो एक बार पाई को पाई रखते हैं, पाई, और ये 10 की घात -7 भी है ही है, और 10 की घातें और कितनी आएगी, तो 1 2 3 जीरो आई है, 10 की घात 3 और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 3 और 2 हो गए 5। तो 7 में से 5 घात गई तो -2 रहेगी। एक तो या तो फिर यही कर दो, आपका आंसर यही है, और या फिर आप चाहो तो पाई का मान रख सकते हो 2 × 3.14 और 10 की घात -2। तो 3.14 को 2 से गुणा करोगे 6.28,
और 10 की घात -2। -2 का मतलब है 100 का भाग देना, तो 100 का भाग दोगे तो ये पॉइंट जो है 2 कदम आगे सरक जाएगा। टेस्ला ये लिख सकते हो आप, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे उत्तर रोक सकते हो। ठीक है, ये नोट करें जल्दी। देखो ये तो एक न्यूमेरिकल हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। अभी कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, अभी आप इसको नोट कर लो। हो सकता है शायद आपको समझ में नहीं भी आए ये कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप आंकिक प्रश्न करोगे, क्वेश्चन करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। नोट के अंदर मैं देखो 2 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऐसे दिया जा सकता है कि एक कोई L लंबाई का तार है और उस तार से एक वर्ताकार कुंडली बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? वर्ताकार कुंडली। वर्ताकार कुंडली बना रहे हो और आपको क्वेश्चन त्रिज्या नहीं बताएगा, त्रिज्या आपको दी हुई नहीं जाएगी, ठीक है ना। L लंबाई के तार से कुंडली बनाना, और जब क्वेश्चन का है उसको वर्ताकार कुंडली बनाओगे आप, L लंबाई के तार से आप एक वर्ताकार कुंडली बनानी है, तो सीधी सी बात है आपको ये समझ जाना है कि इसमें फेरा एक ही होगा। कितना होगा? एक फेरा होगा। और एक फेरे में अगर एक पूरा लंबा तार है, इस तार को मैं कहूँ आप वर्त में मोड़ दो, तो तार की पूरी लंबाई को आपने वर्ताकार रूप दे दिया है। तो वर्ताकार रूप दे दिया, ये वर्ताकार जो है तार तो पूरा इस लंबाई के अंदर चला गया। और वर्त की लंबाई होती है 2πr। क्या होती है भाई? L लंबाई का तार को आपने वर्त में बदल दिया, तो पूरी लंबाई कहाँ चली गई? परिधि में तो चली गई। ये पूरी परिधि तो तार है, यही तो तार है। तो आप ऐसी स्थिति में जो है L लंबाई किसके बराबर होगी? 2πr के बराबर। और r मैंने कहा क्वेश्चन नहीं देगा, इसलिए हमें r निकालना है। तो r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L/2π। फॉर्मूला क्या मतलब आप ऐसे निकाल देना, लंबाई जो दी जाए उसको 2πr के बराबर करके r निकाल देना। और फिर r जब आएगी सूत्र आप लगाओगे, प्रश्न कहेगा केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो फिर ये सूत्र लगाओगे b का μ0/4 μ0I/2r। और फेरा एक ही लिया हमने, इसलिए n लगाने की जरूरत नहीं है। और r कहाँ मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन हमने निकाल दिया, r की वैल्यू आप यहाँ पर रख लेना, ठीक है ना। धारा भी आपको क्वेश्चन दे देगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि क्वेश्चन कहे त्रिज्या दे दे आपको, क्वेश्चन कहे L लंबाई के तार को, L लंबाई के तार को r त्रिज्या की कुंडली में बदला है। किसमें? r त्रिज्या की कुंडली में बदलने पर, तो सीधी सी बात है, अब r त्रिज्या भी दे दी आपको, मैंने ये तार दे दिया, बहुत तार दे दिया लंबा, और मैंने कहा इसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली में बढ़ाओ, तो क्या कोई पूरा तार एक कुंडली में बदल जाएगा क्या? 1 सेंटीमीटर? क्या पता मेरे को 8-10 फेरे लपेटने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो पूरा तार जो है 1-1 सेंटीमीटर की कुंडलियों में बदलेगा। समझ में आया? तो इस स्थिति में जब तार की लंबाई दी जाए, भाई ये पूरा तार है, इसको मैंने कहा कि वर्त में बदलो, तब तो आप क्या करोगे? एक ही वर्त में बदलोगे। आपकी त्रिज्या मैंने बताई नहीं, तो आप निकाल दोगे त्रिज्या। लेकिन मैं कहूँगी इतनी लंबाई के तार को इतनी त्रिज्या के वर्त में बदलना है, तो कोई जरूरी है क्या वो पूरा तार उतनी त्रिज्या की लंबाई में आ जाए? नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है वो, क्योंकि तार की लंबाई क्या पता ज्यादा होगी, तो मैं उसको अगर एक वर्त में लपेटूंगा, एक वर्त में अगर मैं बढ़ाऊंगा कुंडली, तो उसकी त्रिज्या जो है हो सकता है बड़ी हो। तो प्रश्न ने जो दी त्रिज्या, उस त्रिज्या की कुंडली में बदलना है, तो आपको कुछ वर्त लपेटने पड़ेंगे। यानी ऐसी स्थिति में फेरे लेने हैं। क्या लेने हैं? n फेरे। और मुझे एक बात बताओ आप कि ये एक L लंबाई का तार है और वो एक फेरा था। अब L लंबाई के तार से मुझे बहुत सारे फेरे लपेटने हैं, बहुत सारे n फेरे लपेटने हैं। तो फिर यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ, L लंबाई के तार को एक फेरे में लपेटते हो तो कितनी लंबाई आती है? 2πr। आपने एक फेरे में लपेटा तार को तो 2πr, 2 फेरे में लपेटा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 फेरे होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो L लंबाई के तार को n फेरों में लपेटा है, तो उस L लंबाई के तार की पूरी लंबाई जो होगी, पूरी टोटल लंबाई, एक वर्ग की लंबाई होती है 2πr, तो n तारों की लंबाई हो जाएगी n × 2πr, n फेरों की। इसमें r दिया होगा, l दिया होगा, तो क्या निकालना पड़ेगा? n फेरे ही तो निकालना है, क्योंकि r भी दे दिया और l भी दे दिया। तो इसको नीचे भेज दो, और फिर आप इसके बाद क्या करोगे? सूत्र कौन सा लगाओगे? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का μ0, अब n वाला सूत्र लगेगा /r, और n का मान उठा करके यहाँ पे रख लेना। ठीक है, समझ रहे हो आप? इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और कई बार दे देंगे 100 फेरों की कुंडली बनानी है, तो आपको n की जगह r निकालना पड़ेगा। फिर r नहीं देगा, या तो n देगा या क्या देगा? r देगा, दोनों में से। कुल मिला के फेरे दे दे तो और भी अच्छी बात है, हमें पता चल गया फेरों वाला सूत्र लगाना है। क्वेश्चन करेंगे तब और आइडिया हो जाएगा आपको। इसको नोट डाउन करेंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए
अब हम जो बायो सावर्ट का जो नियम है उसका जो बायो सावर्ट का नियम है उसका एक दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली। कि अक्ष पर या अक्षीय बिंदु पर या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक दो नहीं, कई बार ये एग्जाम है वो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, आप सब हेडिंग डाल दें फिर लिखें, बोर्ड पे स्पेस चाहिएगा इसलिए। तो लिखें माना हमें, क्या लिख लेता हूँ अगर आप फटाफट लिखें, माना हमें कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और धारा वामावर्त दिशा में भी। चलो वाम दिशा एक, क्योंकि ऐसे रखूंगा ना मैं, इधर से वामावर्त होगी उधर से दक्षिणावर्त होगी, इसलिए चित्र में बता देंगे। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है कि अक्ष पर स्थित, अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर? P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु P पर आपको अभी चित्र बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, लिखनी बहुत जरूरी होती है भाई लैंग्वेज, हालांकि इसके कोई नंबर नहीं होता है, पर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसको ढंग से करें। इस हेतु हम कुंडली के उच्चतम व निम्नतम स्थितियों पर दो समान डीएल लंबाई के अल्पांश ए बी व ए डैश बी डैश लेते हैं या की कल्पना करते हैं। इसको नोट डाउन करें आप। यहीं से मैं रफ करूंगा वापस और मुझे चित्र बनाना है, इसलिए इधर डेरिवेशन चलेगा। अब हम चित्र बना देते हैं। देखिए ध्यान देकर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, समझना है। नहीं समझ में आए तो मैं थोड़ा एनिमेशन डाल दूंगा यहाँ, उस अपन वो क्या कहते हैं टच स्क्रीन वाले, उसके ऊपर देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। और आपको कोशिश करनी है। देखो ये एक कुंडली है, ये कुंडली है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसकी त्रिज्या कुंडली की है कैपिटल आर, ये केंद्र है, त्रिज्या नीचे भी ले लेता हूँ। त्रिज्या है कैपिटल आर, इस बार स्मॉल आर नहीं लिए मैंने, त्रिज्या कैपिटल आर लिया, कारण बता दूंगा। ये इसकी अक्ष है ना, ये अक्ष, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको पहले, ये कुंडली इस तरीके से पड़ी है, तो कुंडली इस तरीके से पड़ी होगी, इसकी अक्ष जो है वो इधर की तरफ होगी। अब अक्ष के ऊपर एक बिंदु P पड़ा है, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, मैं बाद में P को इधर उधर करूंगा। P पड़ा है, P की ओर से जो दूरी है वो कितनी है, x दूरी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो अल्पांश लेंगे, एक अल्पांश इस बिंदु पे लेंगे ए बी, और ये मध्य बिंदु जो है सी। ये जो अल्पांश होगा, इस अल्पांश की लंबाई है dl, ठीक है। और एक अल्पांश अपन यहाँ पर नीचे लेंगे a डैश b डैश, और ये मध्य बिंदु इसका c डैश है, और इस अल्पांश की लंबाई भी कितनी है, dl है, ठीक है। अल्पांश से बिंदु P की दूरी को अपन क्या कहते हैं, r। आपको याद होगा बायो सावर्ट नियम के अंदर जो अल्पांश dl लेते हो, उससे बिंदु P की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, r।
तो यहाँ पर आर को मुझे दूरी नाम देना था, इसलिए मैंने त्रिज्या को क्या नाम दे दिया, कैपिटल आर। जबकि हमने कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, उसमें त्रिज्या को अपन ने स्मॉल आर नाम दिया था, है ना। पर यहाँ पे एक्चुअली स्मॉल आर जो है वो अल्पांश बिंदु पी की दूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने डीएल से पी की दूरी को आर नाम दिया स्मॉल, और ये त्रिज्या जो है उसको कैपिटल आर नाम दिया, ठीक है ना। और ये अल्पांश से इसकी दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। अब आपको थोड़ा सा इस चित्र को सही ध्यान से समझना है, ढंग से समझना है। देखिए इधर देखो ये कुंडली किस तरीके से पड़ी है, कॉपी दो मेरे को। देखो ये कुंडली इस तरीके से ऐसे पड़ी है, ठीक है। ये कुंडली इस तरीके से पड़ी है, और इस कुंडली में धारा कैसे जाएगी, ये इधर पीछे वाले हिस्से में तो ऊपर जा रही है, ये धारा ऊपर जाते हुए फिर उसके बाद यहाँ से ये कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है ना बाहर। ये कुंडली ऐसे पड़ी है, तो ये ऊपर जाकर के ये ऐसे बाहर नहीं आएगी क्या, आपकी तरफ बाहर आएगी, फिर बाहर आकर के फिर वापस कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। समझ लो, ये जैसे ऐसे कोई कुंडली पड़ी है भाई, ये मान लो मैंने थोड़ी मोटी कुंडली बना दी, इस हिस्से में धारा जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जाने के बाद इधर से तो इधर जा रही है धारा। तो ये वाला ये यहाँ पे इस चित्र में थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, पर वास्तव में ये ऐसे खड़ी कुंडली ऐसे, तो धारा ऐसे आकर के फिर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, बाहर आ रही है, और फिर वापस कहाँ जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी, और यहाँ से होते वापस इधर से होते हुए अंदर जा रही है। तो ये जो है ऊपर वाला जो अल्पांश लिया आपने, ये इतने से अल्पांश को देखना है। ये जो ऊपर वाला जो अल्पांश है, इसमें धारा कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है ना, ये बाहर आ रही है, और नीचे वाले अल्पांश में धारा कहाँ जा रही है, अंदर। तो इस अल्पांश में धारा बाहर जा रही है, तो इस छोटे से अल्पांश को आप एक तार की तरह समझो। इस तार में धारा बाहर आ रही है, तो आपको इसको तार को ऐसे पकड़ना है, इस अल्पांश को ऐसे पकड़ना है कि आपका अंगूठा धारा के अनुदिश रहे। तो धारा बाहर आ रही है, तो मैं दायां हाथ ले रहा हूं और अंगूठा जो है धारा के अनुदिश रखा, तो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, इस तरीके से। भाई ये तार अगर ऐसे बाहर आ रहा है, इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र से वर्ताकार ही तो होगा, ऐसे वर्ताकार होगा। बाहर आ रही है तो अंगूठा आपकी तरफ है, तो इस अंगूठे के इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, इस तरीके से वर्ताकार होगा। आप देखिए इस चित्र को देखिए, मैं फिर एनिमेशन से बाद में बता दूंगा। देखो जैसे ये वाला जो अल्पांश वाला ये हिस्सा है ना, ये ऐसे हिस्सा है, ये बाहर आपकी तरफ आ रहा है बाहर, तो इसमें धारा बाहर आ रही है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे वर्ताकार रूप में होगा ना। वर्ताकार में इधर से बल रहेगा, ऊपर जाएगी, और फिर इधर से होते वापस पीछे से होते हुए ऐसे आएगी, जाएगी ऐसे, ये ऐसे बल रेखा होगी, ऐसे इस तरीके से बल रेखा इसके चारों ओर होगी ना। ये बाहर आ रहा है आपकी तरफ, और इसके चारों ओर ऐसे वर्ताकार जो है बल रेखा होगी। अब मैं कहूँगी इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना, पी बिंदु पे, तो आप बिंदु पी पे क्या करोगे, स्पर्श रेखा नहीं खींचोगे क्या, तो स्पर्श रेखा खींचोगे, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आएगा। इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर आ रहा है। तो थोड़ा सा वापस यहाँ पर देखें उस वाले चित्र को, मैं इसमें धारा इधर आ रही है, तो इसके चारों ओर अगर आप वर्त बनाओगे, वर्त बनाते रहोगे आप, तो लास्ट में जो पी पे वर्त आएगा एक बड़ा सा, समझ रहे हो, इस ए बी के चारों ओर वर्त बनाना है। ये ए बी टेढ़ा नहीं है, ये ए बी बाहर आ रहा है, बाहर। तो कोई बाहर अगर मैं जैसे ये चौक ऐसे मैं पकड़ दूं और इसके चारों ओर वर्त बनाऊं मैं, ये ऐसे अगर मैं इसको कोई पेन दो, एक जैसे ये पेन, ये ऐसे बाहर आ रहा है पेन, अब इसके चारों ओर मैं वर्त बनाता हूँ, समझ रहे हो, ये इधर से इधर घूमेगी, बल रहेगा, ऐसे तो घूम रही चारों ओर, तो ऐसे मैं वर्त बनाता रहूंगा, लास्ट में एक बड़ा वर्त आएगा, और जो जहाँ कहाँ से गुजरेगा, पी से, तो इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो कहाँ जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी ना। तो आपको याद रखना है इस अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश का इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ऊपर की तरफ, ये डी बी। ऐसे कैसे, इसमें धारा नीचे अंदर जा रही है, तो इसमें धारा अंदर जा रही है, ऐसे पकड़ोगे तो आपकी उंगलियां ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पी पे निकालोगे तो नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसका ये नहीं, इसका ये है और इसका ये वाला है। अब हमें इनको घटकों में तोड़ना है। देखो ये कौन अल्फा है, मैं ऐसे ही चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर ये डीबी है और ये भी क्या है, डीबी। ये कौन अल्फा है, तो आपको पता है ये दोनों 90 डिग्री बना रहे थे, 90 माइनस अल्फा होगा। ये दोनों भी आपस में लंबवत है, तो आप वापस ये निकालोगे तो आपके ये अल्फा आएगा। ये कौन अल्फा है, तो ये कौन जो है 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये कितना आएगा ज्योमेट्री से अल्फा। तो डीबी का जो ये वाला जो घटक होगा, इधर वाला, ये वाला, इसका नाम होगा डीबी कॉस अल्फा। इधर अल्फा आता है, उधर कॉस, और इधर वाले घटक का क्या नाम होगा, डीबी साइन अल्फा।
ऐसे कैसे, ये डीबी का इधर वाला जो घटक होगा डीबी कॉस अल्फा और डीबी ये क्या होगा साइन अल्फा। ठीक है, अब आपको ये चित्र तो बना देना है, इसके नीचे लिखना है एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, अल्पांश के कारण, या बायो सावर्ट बीएसएन के अनुसार अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और थीटा 90 डिग्री है। थीटा किसके बीच का कोण होता है, बार बार बता रहा हूं मैं, आर और डीएल। ये डीएल तो बाहर आ रहा है आपकी तरफ और आर ऐसे बोर्ड के अंदर पड़ा है ना, आर ऐसे डीएल बाहर आ रहा है। अभी मैंने पेन लिया था, तो कोण कितना होगा 90 डिग्री। एक चीज बोर्ड के लंबवत है, एक चीज बोर्ड के अंदर है, इसका मतलब वो 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ डीएल और आर लंबवत है, इसमें थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अतः बायो सावर्ट का नियम क्या होगा भाई, डीबी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल और साइन 90 तो कितना हो गया 1, हटा देते हैं सीधे अपॉन आर स्क्वायर। ये लिखो फटाफट समीकरण 1। अब देखें ये जो डीबी कॉस अल्फा घटक है ये एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को ये क्या कर देंगे निरस्त। तो खाली कौन से घटक रहेंगे डीबी साइन अल्फा। तो लिखो आप यहाँ प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर हम देखते हैं कि डीबी कॉस अल्फा दिख रहा है, डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केवल डीबी साइन अल्फा के कारण होगा। किसके कारण होगा, इसको नोट करें। तो देखिए भाई दो अल्पांश लिए आपने एक दूसरे के विपरीत, ध्यान रखना। दो अल्पांश लिए तो दोनों के कॉस घटक कैंसिल हो गए और खाली क्या बचे साइन। यानी दो अल्पांश के दो साइन वाले घटक बचे। अगर आप चार अल्पांश लोगे तो 4 डीबी साइन अल्फा बचेंगे। तो पूरी कुंडली में हम देख रहे हैं कि हर एक अल्पांश के विपरीत एक दूसरा अल्पांश होगा और उन दोनों अल्पांशों के कॉस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और केवल क्या बचेगा साइन। यानी मैं कहूँ हर एक अल्पांश का खाली साइन वाला घटक बच रहा है ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र, पूरा चुंबकीय क्षेत्र का नाम तो है डीबी। डीबी के 2 टुकड़े कर दिए, इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा खत्म हो गया तो पीछे कौन सा बचा, खाली साइन अल्फा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो पहले जो हमने अभी केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला था उसमें तो खाली डीबी का समाकलन किया था हमने, पूरा डीबी आया था। लेकिन अब पूरे डीबी के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा और खाली डीबी के कौन से घटक के कारण होगा, साइन अल्फा घटक के कारण होगा। कॉस अल्फा घटक खत्म हो गया, ये दोनों घटक मिलकर पूरा डीबी का, पूरे डीबी के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा इस बार। कॉस वाला घटक हट गया, खाली क्या हो गया साइन। तो हम खाली समाकलन किसका करेंगे, डीबी साइन अल्फा। अगर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको तो डीबी साइन अल्फा का समाकलन करना पड़ेगा। और इससे पहले हमने कुंडली के केंद्र पे निकाला था, खाली डीबी का समाकलन किया था ना। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आपको डीबी साइन अल्फा का क्या कर दो भाई समाकलन। और पूरी कुंडली बंद है तो बंद का चिन्ह लगा दो। अब बहुत इजी है डेरिवेशन, जो समझने वाली चीजें थी वो सारी गई। अब तो मान रखना है डीबी का मान समीकरण 1 से रखो भाई। डीबी का मान कितना है, डीबी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आप समीकरण 1 देख लेना, मैंने रफ कर लिया है, साथ साथ नोट्स लिखने को पता चल जाएगा। म्यू नॉट आई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये डीबी था, डीबी का मान समीकरण 1 से रखा। अब आप एक बार इधर देखें, नोटिस करें, इधर एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ रहा है मुझे। साइन अल्फा का मान निकालते हैं। ये त्रिभुज आपको सबको दिख ही रहा है। इस त्रिभुज के अंदर ये कौन अल्फा है, और जैसे मैं त्रिभुज का नाम भी लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में। त्रिभुज का नाम है OPC या OCP। ये जो OPC है, इससे साइन अल्फा कितना आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब तो ये रहा सामने वाली भुजा R, और कर्ण कौन होता है भाई, 90 के सामने, ये 90 डिग्री है, इसके सामने स्मॉल r। तो जो साइन अल्फा होगा वो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r होगा। ठीक है, तो यहाँ साइन अल्फा की जगह मैं रख रहा हूँ कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। और समझ रहे हो ना, साइन अल्फा का मान रखा है साथ में। अब जो कांस्टेंट चीजें, नियत चीजें, वो बाहर ले लो। समाकलन के ऊपर गोला लगाना ही हमें, ताकि पता चलेगा हम बंद पद का समाकलन कर रहे हैं। कौन कौन चीजें बाहर आएगी बताओ। म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा। और देखो आर स्क्वायर और आर मिलकर आर क्यूब हो गया। एक कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा, और अंदर खाली डीएल रह गया। और वापस वही बात, डीएल छोटी सी लंबाई, समाकलन करोगे पूरी लंबाई आएगी। पूरी लंबाई होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर में इस बार स्मॉल आर मत लिखना, स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो आपके ये डीएल का समाकलन होगा 2 पाई आर, और आर आएगा कैपिटल। टू पाई कैपिटल आर। कौन किससे कट रहा है, पाई से पाई कट गया, और से ये 2 कट गया। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं लिख लेना थोड़ा सा, यहाँ से हटा रहा हूँ। B इक्वल टू म्यू नॉट आई, आर और आर क्या हो गया, आर स्क्वायर 2, और नीचे क्या रह गया है, स्मॉल आर क्यूब। ये नोट करें यहाँ पर। अब देखें यहाँ पे एक और वापस, एक बार वापस अपन त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं। इसी त्रिभुज OPC का ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कर्ण कौन है, कर्ण है R। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। तो ये आधार x है और ये लंब r है। ये लिख लो, लंब का स्क्वायर, लंब है r स्क्वायर, और आधार क्या है, x स्क्वायर। ये तो पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ, एक बार देखना यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, और ये r की घात कितनी है, 3 घात है, और r का मान कितना आया भाई, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो इधर, ये थोड़ा सा मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ। ये रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2 घात, आधी घात। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूट हटा रहा हूँ, और रूट की जगह ये 1/2 लिख लिया। 3 से 1/2 गुना होगा तो कितनी घात हो जाएगी, 3/2। ये चुंबकीय क्षेत्र आया। समीकरण अभी तक हम कितने दे चुके थे, मेरे ख्याल से एक दिया था। इसको समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। अब अगर कुंडली में n फेरे होंगे तो क्या करोगे आप, तो n से गुणा कर देंगे। फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो कैपिटल N फेरे होंगे। तो कुल मिला के अब लास्ट में यहाँ एक्सिस लिख लो या अक्ष लिख लो, छोटा सा अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया है म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी n से गुणा करना पड़ गया, n आई कैपिटल R स्क्वायर और 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के लिए। अब इसको एक बार रफ कर रहे हैं, ग्राफ बनाना है और एक विशेष परिस्थिति देख। अच्छा मुझे ये बताओ कि केंद्र से ये बिंदु P अक्ष पर है, केंद्र से दूरी इसकी x है। जैसे जैसे बिंदु P केंद्र के पास जाएगा दूरी x कम होगी ना, जैसे जैसे पास जाएगा। और जब ये बिंदु P केंद्र के ऊपर पहुंच जाएगा तो केंद्र से ही दूरी है x, और ये केंद्र के ऊपर ही पहुंच गया तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इसी सूत्र से अगर अपन को केंद्र पे निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन यहाँ नोट में देख लेते हैं। वैसे इसको स्पेशल केस विशेष परिस्थितियां लगा करके भी लिख सकते हो आप, लेकिन अपन इसको नोट में लिख लेते हैं। केंद्र पर जो है, केंद्र पर
केंद्र पर x का मान 0 होता है, कुंडली के केंद्र पर ही पहुंच गई, कुंडली थी, आप बिंदु P को लेकर के यहाँ केंद्र पे ही चले गए, O पे चले गए, तो O पे x का मान क्या हो जाएगा 0। तो फिर अब चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा केंद्र पे, मैं यहाँ B के पास O लगा रहा हूँ B0, तो यहाँ इस सूत्र में x की जगह 0 रख दो तो x हट जाएगा, तो पीछे क्या क्या बच रहा है μ0 NIR² अपॉन 2 और μ0 NIR² अपॉन 2 कैपिटल R² है ही है, और x² क्या हो गया भाई 0, ये हट जाएगा, तो ये हट गया, तो ऊपर घात तो कितनी लगी हुई 3/2, ठीक है, 2 से 2 घात कट गई, तो r का क्यूब रह गया, क्यूब से स्क्वायर भी कट जाएगा, कुल मिला के नीचे एक ही r रहा ना, 2 से 2 घात कट गई तो r क्यूब रह गया, r क्यूब से r² कट गया तो r रह गया। फाइनली चुंबकीय क्षेत्र जो आया है केंद्र पर μ0 NI/2r, और आपको याद होगा मैंने पहला अनुप्रयोग जो करवाया, ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम, मैंने कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन कराया था पहला अनुप्रयोग, उसमें कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र आया था μ0 NI/2r स्मॉल r आया था, क्योंकि उस कुंडली की त्रिज्या हमने कितनी ली थी स्मॉल r, और इस कुंडली की त्रिज्या ली कैपिटल R, यानी यही सूत्र वापस आ गया वो पहले वाला सूत्र। तो ये अक्ष वाला जो डेरिवेशन है, इससे आप केंद्र पे भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो, समझ में आया। लेकिन फिर भी अगर परीक्षा में कहे कि भाई केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो इतना बड़ा मेथड करने के बाद x = 0 रख के करोगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप तब फिर वो अनुप्रयोग नंबर पहले ही करोगे अगर केंद्र पे पूछे। ये वही तो सूत्र आया है वापस, वहाँ त्रिज्या कैपिटल, यहाँ कैपिटल R ली और वहाँ पे स्मॉल r थी, कई बार त्रिज्या को r की जगह a भी कहा जाएगा, तो जो संकेत कहा जाए वो लिखना है। तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके थे, और यहाँ पे इससे भी वापस निकाल के बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर बिंदु P कुंडली से बहुत दूर चला जाए अनंत पर, इसके आगे और एक स्थिति हो सकती है कि x का मान एक तो r के बराबर हो त्रिज्या के बराबर, यानी आप बिंदु P को इतना दूर लेके आओ, ये त्रिज्या है, और बिंदु P को केंद्र से इतना दूर लेके आओ कि त्रिज्या के बराबर गए, तब आपको x की जगह क्या रखना है r, और जब आप बिंदु P को बहुत दूर अनंत पे लेके चले गए तो x की जगह क्या आ जाएगा अनंत। कुल मिलाकर आप ये देखोगे जैसे जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होगी। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर, कहां पर होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो b व x में परिवर्तन कैसे होगा, ग्राफ बना देते हैं, b में x के साथ परिवर्तन करा, और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है b, और ये +x, और इधर क्या है -m, और केंद्र पे सबसे ज्यादा होता है और फिर चुंबकीय क्षेत्र घटता है, ये B0, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी और चीजें होती है, नति परिवर्तन बिंदु, और लेकिन वो अपन इतना डीप में जा नहीं रहे। ये ग्राफ बना दो आप तो। अब देखो, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो अपन अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, जहाँ पे अक्ष वाला फॉर्मूला और केंद्र वाला दोनों फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब एक सवाल लिखें, धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित या अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का 1/8 गुना है। कितना गुना है? 1/8 गुना। तो एक बार आप इस सवाल को देख लें, ठीक है। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार कि केंद्र अक्ष पर कोई बिंदु है, कहां पर है? अक्ष पर। वहां चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना है? 1/8 गुना। केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र को V0 लिखते हैं। अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र 1/8 गुना। ये कुंडली है, इसके अक्ष पे कोई बिंदु होगा और ये केंद्र है। केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 गुना इस बिंदु P पे। तो इसकी स्थिति यानी x का मान ज्ञात करना है। सूत्र के मान रखो भाई, अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 Ni कैपिटल R² 2 R² + x² की घात 3/2। डेरिवेशन को आप इसको न्यूमेरिकल को समझ जाना भाई, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/8 तो है ही, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0
एन आई बटा 2r। कौन किससे कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, एन से एक एन कट जाएगा, एक आई से एक आई कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, इस r को सॉरी ये 8 उधर चला गया, ये r उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर और r मिलकर के r का क्यूब हो गया। समझ रहे हो? और इस पूरी चीज को इधर ले लो, इधर कोई नहीं बचा, सब कट गए। कैपिटल R स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात 3 बटा 2। अब दोनों पक्ष देखो, इसको है ना, ये 8 लिखा है ना, 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 और r को लिख लेते हैं r, और पूरे का एक साथ होल क्यूब लगा देते हैं। देख लो बोले 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब होता है 8, 2 ये 3 घात अंदर जाएगी, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और r का क्यूब होगा r क्यूब। दोनों तरफ समान घातें, 3 घातें कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या रह गया, 2r, और यहाँ पर 1/2 घात का मतलब रूट ही तो है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ है, क्योंकि 1/2 घात बची हुई है। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, तो 2r का वर्ग होता है 4, r का होगा r स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा। ये r स्क्वायर उधर भेज दो, 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर भेज, कितने रह गए, 3r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना, वर्गमूल लो वापस, तो 3 का वर्गमूल होगा √3, r स्क्वायर का वर्गमूल होगा r, और x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x, और आगे प्लस माइनस लगा देंगे, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3r। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही होगा, अगले लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।